तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट यानी ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स है। जिस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती है हमारी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के अलावा कुछ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स भी होती है। तो वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का सिलसिला बरकरार रखने के लिए जो है वो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ किया है। आज की ट्रेनिंग भी उसी का एक सिलसिला है। टॉपिक है हमारा आज का टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल पे हम आज बात करेंगे कि बेसिकली ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स क्या है और कैसे जो है वो ये हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं तो उसमें जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं और कैसे जो है मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशन से जो है वो हमें बचाते हैं। ये सीरीज़ कल क्लिनजिंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। जिस तरह शुरू में हमने टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के 3 कंपोनेंट्स थे, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। तो हम जो है वो क्लिनजिंग सीरीज से हमने स्टार्ट की थी। जितने भी क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। कल हमने चिटोसान डिस्कस किया था, वो भी क्लिनजिंग सीरीज का एक प्रोडक्ट है। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे चिटोसान कैप्सूल, सॉरी वो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी जो है वो क्लिनजिंग सीरीज का एक प्रोडक्ट है और यह हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करता है। जो टॉक्सिक या जो अनवांटेड मटेरियल है हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज करते हैं, जो मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस कॉज करते हैं, तो ये वो टॉक्सिक मटेरियल्स, वो टॉक्सिन, वो जहरीले मवाद हमारे जिस्म से निकालते हैं। उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिकली टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ये क्या है, ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, यानी फ्री रेडिकल्स को स्पेसिफिकली ये ख़त्म करता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल होते हैं। उनमें एक अनपेयर्ड जो जितने भी एटम्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, तो स्टेबल रहने के लिए उनकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग लाजमी है। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पूरी होगी तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि वो पेयरिंग जो है वो पूरी नहीं होती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है, जो भी चीज़ रिएक्टिव होती है, वो क्या करती है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने सराउंडिंग में, चूंकि इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए अपने सराउंडिंग में कोई और मॉलिक्यूल, कोई और एटम देखते हैं और उसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। उसकी जो है वो अपने साथ उसको मिला लेते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पूरा हो जाता है। अब जिसके साथ, जिस चीज़ के साथ भी ये मिलते हैं तो उसको जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको जो है वो डैमेज करते हैं और खुद जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बनते किस तरह हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी either naturally या it is a byproduct of metabolism and exposure to toxin। मुख्तलिफ तरीकों या मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो तो नेचुरली भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात मेटाबॉलिज्म जब हमारे बॉडी में होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में भी कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, बाज ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह टोबैको के रेजिड्यूज है वो हाईली जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर टू सन, यूवी लाइट जो सन में होती है, ठीक है, उसके एक्सपोजर से भी हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दे हैव शॉर्ट स्पैन ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बट ड्यूरिंग दिस टाइम। इनकी लाइफ स्पैन जो है उनका दौरानी बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने जिक्र किया बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये बनते हैं और उस शॉर्ट टाइम में ये बहुत ही अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्रोटीन्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उन सब की जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, उस सब की ऑक्सीडेशन करते हैं, उनके नेचर को उनको डीनेचर कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन्स या बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर को ये जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं और सेल को जो है वो डैमेज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी काउंटर पार्ट जो है वो अब जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, एक तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए उनमें जो है वो एक लेवल होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बॉडी में जो भी चीजें उसको अपने नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए। ये फ्री रेडिकल्स भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन बाद का क्या होता है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये बाकी सराउंडिंग की जो चीजें हैं उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या लेते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करती हैं। तो जो मोस्टली हम खुराक लेते हैं, जो बालों का मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिट्रस फूड वगैरह हो गया, इन सब में क्या होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो जो ये फ्री रेडिकल्स जो हाई अमाउंट या जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स बने हुए होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये उसको किल करते हैं, उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको स्कैवेंज करते हैं। तो इस वजह से जो है वो इनको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये क्या है, एंटी एजिंग मैजिक वेपन प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। जो टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन प्ले करते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनके जो है उनका फंक्शन क्या होता है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का। उन केमिकल्स के बारे में और इसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट में कैप्सूल्स में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसमें जो फिनोलिक कंपाउंड्स होती हैं, इसमें टैनिन्स होते हैं, इसमें इम्यूनोस्टिलबिन्स होती है। ये सारी ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं। ये केमिकल्स किस चीज में पाए जाते हैं, टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स का जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। मेन जो इसके केमिकल, मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स में कैटेचिन्स, एपिकेटेचिन्स एंड ट्रांस रिवर्सिटोल, ये वो कंपोनेंट्स है, ये वो कंपाउंड्स है जो इन ट्रांस ग्रेप एक्सट्रैक्ट में कैप्सूल्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन लेवल को या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो लेवल है उसको नॉर्मल करना, उसको मेंटेन रखना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज होती है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, नेचुरली फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं और वो अपना फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। इम्यून सिस्टम में उन फ्री रेडिकल्स का फंक्शन होता है, जो भी कोई वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो उनको किल करते हैं। तो जब जब कभी वो फ्री रेडिकल्स का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इस लेवल को हम कहते हैं अच्छा, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स दोनों जो है वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस में रहते हैं। जब बैलेंस में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मली रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में हद से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो गए हैं, एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो गए हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ गए, यानी एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल का इम्बैलेंस आ गया है, इनका जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो गए हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की तादाद कम पड़ जाती है। तो क्या होगा, जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स होंगे वो जो उसके सराउंडिंग्स में जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, जो भी न्यूट्रॉन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो भी चीजें हैं ये उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके जो है वो डीनेचर करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए जो मैंने जो कंपोनेंट जिक्र किए, कैटेचिन्स, ट्रांस रिवर्सिटोल, ये क्या करते हैं, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखते हैं। आपका जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ROS जिसे हम कहते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, तो ये उसका जो है वो बैलेंस रखता है और हमें जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने से रोकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के क्या क्या नुकसान है, जब फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो इससे हो सकती हैं। कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज,
इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और एजिंग का प्रोसेस, जो बुढ़ापे के बढ़ने का प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में बननी शुरू हो जाती हैं। किस वजह से? जब बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होती है, जब टेंशन में, स्ट्रेस कहते हैं टेंशन को, उस पर जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उनका स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है, और वो जो है वो ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन मैंने डिस्कस किए, टाइप 2 डायबिटीज, एजिंग का प्रोसेस और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो ये सारे जो है वो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। जो इसमें मेन कंपोनेंट्स है, मैंने जिक्र किया ट्रांसरिवर्सिटोल, इसका क्या फंक्शन है? इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, तो उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को काउंटरएक्ट करने के लिए उनको स्कैवेंज, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी इसको बोलते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, किल करते हैं। तो इनका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है और एंटी एजिंग फंक्शन है। बुढ़ापे के प्रोसेस का, बुढ़ापे के बनने का जो प्रोसेस है उसको रोकते हैं। इसके अलावा बाय एलिमिनेटिंग फ्री रेडिकल्स इनहिबिट लिपिड ऑक्सीडेशन एंड रेगुलेट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी, डिले द एजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करते हैं भाई? एलिमिनेटिंग फ्री रेडिकल इनहिबिट लिपिड पर ऑक्सीडेशन। जो फ्री रेडिकल जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। अब लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या चीज है? जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी, जिस तरह आपको पता है कि हमारी बॉडी में किस चीज से मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। हमारी पूरी बॉडी में जो है वो सेल्स होते हैं। अब वो सेल, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि उसके सराउंडिंग में जो है वो लिपिड बाई लेयर होती है। जो आउटर कोटिंग होती है किसी भी सेल की, वो किस चीज से? वो लिपिड के लेयर से बनी हुई होती है, उस पर लिपिड की एक लेयर होती है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि उन लिपिड्स मॉलिक्यूल की पर ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो जब आपके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका उसमें जो लिपिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो डैमेज हो गया, तो आपका वो जो इंटरनल सारा जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, और उसका जो फंक्शन है या उसके जिम्मे जो फंक्शन दिया गया है वो फिर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये उन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं और उन वो लिपिड जो पाए जाते हैं, लिपिड की पर ऑक्सीडेशन जो होती है, तो उस लिपिड की पर ऑक्सीडेशन को जो है वो रोकते हैं। इसके अलावा मेंटेन ब्यूटी एंड कीप यंग, आपकी जो नॉर्मल स्किन टोन है उसको जो है वो मेंटेन रखते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारी स्किन में भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये उन प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन करता है, उनकी ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, मुख्तलिफ विटामिन भी होती हैं। तो ये सारी ये फ्री रेडिकल्स उसको फ्री रेडिकल्स उसकी ऑक्सीडेशन करके उन प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं एक मिसाल दूं, जो कोलेजन प्रोटीन हमारी स्किन में पाया जाता है। कोलेजन का क्या फंक्शन होता है कि जो हमारी नॉर्मल स्किन की इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक जो लचक होती है हमारी स्किन में, उसको मेंटेन करें। अब जब कोलेजन की पर ऑक्सीडेशन होती है, डैमेज करते हैं, तो क्या होगा कि उस स्किन की फिर वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, वो स्किन जो है वो ढीली ढाली स्किन होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो उन प्रोटीन्स को जो है वो डैमेज करते हैं। तो ये जो केमिकल्स है, ट्रांसरिवर्सिटोल या जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं, ये क्या करते हैं? उनकी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और जो नॉर्मल प्रोटीन हमारी स्किन में पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कीप द सेल यंग इन यंग स्टेट। जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सेल्स तभी एक्टिव होंगे जब उनकी इंटेग्रिटी, उनकी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी, तो वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, प्रिवेंट डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। एथेरोस्क्लेरोसिस वो बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल जो हैं, खून की रगे जो हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
जब उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो उन खून की रगों में जो ब्लड फ्लो होता है, जो खून का बहाव होता है, वो उस तरह से मेंटेन नहीं रहता, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ईच एंड एवरी सेल को जो है वो उस तादाद में खून नहीं पहुंचता। तो ये क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं। कैसे? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारी बॉडी में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिसे कहते हैं, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे LDL कहते हैं। LDL लिपोप्रोटीन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं, हमारी आर्टरीज जो हैं जिसमें खून फ्लो ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल का कैरियर है, ये कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट करता है ये LDL। जबकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का क्या काम है कि कोलेस्ट्रॉल के लेके जाता है हमारे लीवर की तरफ, हमारे जिगर की तरफ, और वहां पे लीवर जो है फिर उस कोलेस्ट्रॉल को डीनेचर करता है, उसको मेटाबोलाइज करके जिस्म से निकालता है। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को लेके जाते हैं, ये उनकी ऑक्सीडेशन करता है। जब उनकी ऑक्सीडेशन हो गई है उन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की, तो ये LDL क्या है, ये एज अ ट्रांसपोर्टर है, एज अ कैरियर है कोलेस्ट्रॉल का। जब कोलेस्ट्रॉल कैरी नहीं हो रहा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फ्लो नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, वो वहां पे जाके डिपॉजिट होगा, कोगुलेट होगा, जहां कहीं पे भी जिस जगह पे LDL की ऑक्सीडेशन हो गई है, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? बाई इनहिबिटिंग द LDL ऑक्सीडेशन। LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कौन उसको करता है? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स LDL की ऑक्सीडेशन करते हैं, वो फिर जो है वो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं। तो ये कैप्सूल्स क्या करता है, उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। जब वो किल होंगे तो LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी और वो जो है वो इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट में जो है वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे और उसके जो है वो डिपॉजिट होने से रोके रखेंगे। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स का जो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी काज करते हैं एंडोथेलियल सेल्स में। एंडोथेलियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज जिस चीज से बने हैं उसको हम एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आर्टरीज, आपको पता है एक नाली टाइप होती है, तो उनका जो आर्टरीज का वॉल होता है, उसकी जो दीवार होती है, उसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली उन एंडोथेलियल सेल्स को जो है वो डैमेज करते हैं। जब उनके वो सेल्स डैमेज हो जाए, फिर उन ब्लड वेसल्स की वो इलास्टिसिटी नहीं रहती और इस तरीके से मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो इससे कॉज हो सकते हैं। तो ये कैप्सूल्स क्या करते हैं, ये उन फ्री रेडिकल्स को किल करके एंडोथेलियल सेल्स को जो वो डैमेज पहुंचा रहे हैं उसको जो है वो बचाते हैं। इसके अलावा इट आल्सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स को जो है वो उसकी भी प्रिवेंशन करते हैं। किस तरीके से? जब कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, वो कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहां पे क्लम से बन जाता है, एक लुतला सा कोगुलेट सा बन जाता है। तो वो क्या करता है, फिर आपके उस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है। तो ये फ्री रेडिकल्स, ये जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स हैं, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं और जो नॉर्मल फ्लो हो रही होती है हमारी ब्लड में, हमारे ब्लड वेसल में, उनको जो है वो मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा रेगुलेट इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट ट्यूमर सेल। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करते हैं, ये हमारे जो नॉर्मल हमारे इम्यून सिस्टम का बैलेंस है उसको जो है वो इम्बैलेंस करते हैं। जब एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ जाती है हमारी बॉडी में, तो वह हमारे मुदाफिती निज़ाम को क्या करता है, ओवर एक्टिव बनाता है, ओवर एक्टिव कर देता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारी जितनी भी ऑर्गन्स या जितने भी सिस्टम्स है उनको जो है वो नॉर्मल बैलेंस लेवल पे रखना है। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इनकी जब तादाद ज्यादा हो जाती है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जब उसका इम्यून सिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो वो इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, वो आपके अपनी बॉडी पार्ट्स पे जो है वो अटैक करता है। तो इस तरीके से ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल
ROS के लेवल को रेगुलेट करते हुए, उसको स्कैवेंज करते हुए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो मुदाफ़िती निज़ाम है, उसको नॉर्मल लेवल पे रखता है और उसको जो है वो ओवर एक्टिव होने से रोकता है। इसके अलावा टारगेट पीपल इसके लिए कौन कौन से हैं, कैसे लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका जो है वो इम्यून सिस्टम वीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है, उनके लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो हाई लिपिड जो हाइपर लिपिडेमिक है, जिनका लिपिड लेवल जो है वो ज़्यादा है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। वैसे भी नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो है वो अगर हम एक अच्छी सेहत गुजारना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है वो ये कैप्सूल रिकमेंडेड है। इसके नॉर्मल कंटेंट्स जो कंपोजिशन है वो क्या है, एक बोतल में जो है वो आपको 60 कैप्सूल्स मिलेंगे और डोजेज जो है वो एक दिन में 3 दफ़ा और एक टाइम पे जो है वो 2-2 कैप्सूल आपने लेने हैं। तो ये था आज की हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। आज हमने क्या पढ़ा, ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के बारे में पढ़ा कि ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लींजिंग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लींजिंग की कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं, वो प्रोडक्ट शामिल हैं जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग की सफाई करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी में जो सरप्लस मटेरियल है, जो बियॉन्ड हमारी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो उसको जो निकालने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमने जो है वो इस क्लींजिंग वाली कैटेगरी में प्लेस किए हैं। तो ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट भी जो है वो उस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है। इस कैटेगरी में बाकी जो प्रोडक्ट है लिपिड मेटाबॉलिक थ्री है मेरे ख्याल से, और एक और भी प्रोडक्ट है, तो वो हम जो है वो आइंदा जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें वो प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आज के ट्रेनिंग के हवाले से, आज के सेशन के हवाले से अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं, या अगर प्रीवियस जो हमारी ट्रेनिंग्स हो गई हैं उसके हवाले से अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो जो है वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो लेट कमर जिन्होंने लेट हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि ये जो यहाँ पे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो अगर आप लोगों से में से किसी से ये ट्रेनिंग स्किप हो जाए या वो लेट उसको ज्वाइन करे, तो यही प्रेजेंटेशन जो है वो ये हम बाद में अपने फेसबुक के पेज पे और अपने यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उस पर भी अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप इसको जो है वो ट्रेनिंग ये वाली ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन था। जी जी ये क्वेश्चन ये था, वैसे तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि ग्रेप एक्सट्रैक्ट, जी जी तो जी ग्रेप तो किसी भी एज में लिया जा सकता है ना, लेकिन ये उसका एक्सट्रैक्ट है, तो इसके लिए वैसे कम से कम जो है वो क्या एज है जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट जो है किसी को दे सकते हैं? वैसे तो एज सच इसकी कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे एज की वैसे इसकी लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आपने ख्याल किस चीज़ पे रखना है, कोमॉर्बिडिटीज़ पे। कोमॉर्बिडिटीज़ हम किस चीज़ को कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे जो, और ये मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट जो है वो 70-80 या इसके इसकी रेंज में जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या मसला होता है कि उनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है। एट टाइम बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ब्लू शुगर उनका हाई होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं। एट टाइम एक इंडिविजुअल में बहुत सारी डिजीज होती हैं, तो कोमॉर्बिड कंडीशन में जो है वो आप इसको नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी स्टडीज जो है वो मतलब उनकी जो नेचर होती है कोमॉर्बिड पेशेंट्स की, उनकी डिफरेंट होती है। उनको ये नहीं पता चलता कि बाज़ औक़ात कौन सी मेडिसिन जो है वो या कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिएक्शन कर पाए। तो आपने, और चूंकि वो होते भी बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न मेडिसिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो ले रहे होते हैं, तो उसको जो है वो हम मोस्टली जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनको बहुत सारी एट अ टाइम बीमारियां हैं, तो उनके लिए जो है वो ये रिकमेंड नहीं करते। बाकी एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एज में जो है वो आप इसको ले सकते हैं। मैंने सुबह 5 बजे अड्डे पर छोड़ दिया था, कहता था अच्छा, एक क्वेश्चन और था। जी जी वो क्वेश्चन ये था कि
जिस तरह जो है वो हमारी ना, आप ये बड़ा अच्छा करते हैं, वीडियो जो है वो आपकी ना आ जाती है ना, जी जी देख लेते हैं हम ना। जी तो इसी तरीके से अब ये वीडियो तो वीडियो आती है, जी लेकिन हमारी सीनियर्स की कुछ ट्रेनिंग में ना वो ना इसकी स्लाइड जो है ना तैयार करके ना, यानी कि लिख के ना SMS टाइप, तो वो डाल देते हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदा एक नज़र से यूँ गुजार लेना तो बंदे को फ़ौरन ना समझ आ जाती है, अच्छा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो नहीं इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। नहीं तो मैं वीडियो ना, वीडियो तो ये है कि अभी आजकल आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन उस तरह इतने इंटरेस्ट से नहीं देखते, क्योंकि एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा आम हो जाती है ना तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। जी मैं ये समझ गया नो हूँ डाउट कि आपकी ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। तो जी अगर इसका आप इसकी स्लाइड यानी कि जैसे इसकी स्लाइडें तैयार करके अगर आप डाल दिया करें वीडियो के अलावा ना, तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जी एक बात। और दूसरी बात ये कि अब हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये ना, तो इस तरह इसके जो जो है ना, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, जी जी तो वो भी अगर आप जैसे कि अब जैसे मुझे, मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जिन लोगों को जो है ये इसका है थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या वो लोग ये ले सकते हैं? तो वो अब अगर आप जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है एंड पे कि ये पेशेंट ये नहीं ले सकते, जी जी बिल्कुल तो ज़रा बंदे को ना फिर क्लियर होता है, बंदा कॉन्फिडेंस के साथ किसी को सेव कर सकता है। जी 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 बिल्कुल थैंक यू। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा, पहली जो आपने बात की रवाफर साहब के स्लाइड की ना, तो मेरे ख्याल से आपको पता नहीं अच्छा, तो स्लाइड्स में इधर स्लाइड्स भी शो हो रही है, हम स्लाइड्स को पढ़ के जो है वो ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं आपको स्लाइड्स शो नहीं हो रही या क्या नहीं, मसला स्लाइड है? मैंने देख ली है, मैंने जी स्लाइड देख ली है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप ये इसकी वीडियो डालते हैं ना हमें, जी बाद में वीडियो आपकी हमारे पास आ जाती है, तो हमारी कुछ ट्रेनिंग ऐसी हो रही हैं इसके अलावा भी ना, एक तो ये ट्रेनिंग आपकी हम ले रहे हैं ना, जी जी इसके जी अलावा भी कुछ ट्रेनिंग हमारी होती हैं, तो उसमें ये ट्रेनिंग वीडियो में भी, और वीडियो के अलावा इसकी अलग से भी जो ठीक पूरा यानी कि पैराग्राफ टाइप ना बना के वो सेंड कर देते हैं, तो वो मैंने नोट किया है कि वो ज़्यादा हमारे लिए ना हेल्पफुल साबित हुआ बजाय कि वीडियो से। नो डाउट कि वीडियो भी ठीक है, अच्छा अच्छा लेकिन ना वो जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ उसमें जी जी बहुत ज़बरदस्त, यानी कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, मैंने सेंड भी किया आगे से ना, तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा तो ये एक ये सजेशन है नहीं समझ कि गया हूँ, अगर इस लेकिन तरह हो पैराग्राफ जाए, की मुझे आपकी समझ नहीं है कि किस तरह पैराग्राफ मतलब उसको शेयर की। जैसे जैसा कि बुक्स में लिखी होती है ना एक चीज़ डिटेल जी से, जी 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 तो उस टाइप का। अब वीडियो तो वीडियो है, तो वो इस तरह अगर पेपर पे एक चीज़ लिखी हो, जैसे उसका आप प्रिंट भी ले सकते हो, अब वीडियो का प्रिंट तो राशिद, नहीं ले सकते। मेरे ठीक है ख्याल से राव राव साहब जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसके नोट्स शेयर किया करें यस, हमारे साथ। यस, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ नोट्स जी, ठीक आप ठीक जैसे मैंने आपको देखा है कि आप अक्सर प्रेजेंटेशन से पहले जो नोट्स बनाते हैं अपने लिए, आपके पास अभी भी ऊपर पड़े हुए हैं ना, जी जी तो जी ये नोट्स वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या ठीक है होगा कि समझ इनका भी इंटरेस्ट, जो आप पॉइंट समझाना चाह रहे हैं वो इनको इजी होगा वो पॉइंट प्रेजेंटेशन में से ढूंढना कि किस जगह है और आप कौन सी जगह एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक आइडिया है, है। ठीक है अच्छा बिल्कुल अच्छा ठीक है। अच्छा, पॉइंट इसमें ना सबसे अब ना देखिए, समरी तो समरी है, बड़ी अच्छी बात की है फिदा भाई ने कि समरी तो जी जी समरी ही होनी चाहिए कि हम किसी को ना शॉर्ट लफ्जों में बता सकें, बजाय कि 100 पेजेस की समरी हो जाए। तो समरी जो ठीक तो है पॉइंट समरी है, ऑफ इंटरेस्ट है एक ही उसका, पेज जो जिस काफ़ी है जो किसी चीज को वो समझाने पूछना के चाह रहे लिए। हैं बेसिकली जी वो बिल्कुल कहना ठीक है चाह रहे हैं कि उसका वो सवाल वहां पे हाईलाइट हुआ होगा तो उसकी नजर उसी की तरफ जाएगी। ठीक है मैं समझ गया हूँ, ये नोटेड, ये सजेशन ठीक नोट है, कर अच्छा जी, चलिए थैंक सजेशन यू, डॉक्टर साहब, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अच्छा राशिद साहब, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। आपने SM बात कर रहा हूँ, GM मुस्तफ़ी। अच्छा माशाल्लाह। तो सर मैं यहाँ क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि सब्सटेंसेस जो हैं और सरप्लस जो हैं और टॉक्सिन जो हैं, ये ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट ये निकालता है बॉडी से। जी अब बिल्कुल जब हमारा किडनी है, किडनी एक बहुत बड़ा यूनिट है जो कि क्लींजिंग करता है तमाम फ्लूइड्स की, जी और इसके बिल्कुल नेफ्रॉन्स जो हैं वो जब हम टॉक्सिन ले रहे होते हैं या मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो किडनी के होते हैं। और समटाइम ये होता है कि
रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। 2 मिनट मेरी बात सुन ले। शायद ये जूम का सेशन 40 मिनट का होता है, तो अगर ये ऑटोमेटिकली एंड हो गया तो मैं यहाँ से दोबारा रिस्टार्ट कर लूंगा, तो आप सब लोगों ने जो है वो दोबारा इसको रीज्वाइन कर लेना है। अब ये नहीं पता 2-3 मिनट में शायद खत्म हो जाए, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगा जी। 7 मिनट बाकी हैं जी, जी 7 मिनट सर बाकी है। ठीक है ठीक है। वैसे अच्छा मैं सर, कह रहा था अगर हो गया ठीक है आप कंटिन्यू करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या किडनी के नेफ्रॉन्स को, किडनी जो सेल्स नेफ्रॉन्स हैं उनको ये किस हद तक क्लीन करता है, और या जो स्टोन बन जाते हैं किडनी के, क्या ये किसी हद तक ये अपना किरदार अदा कर सकता है स्टोन के अंदर, या नेफ्रॉन्स की सफाई के लिए या टॉक्सिन को निकालने के लिए? जी सॉरी आपका नाम? अच्छा मुस्तफ़ा साहब? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, देखिए ये इस तरह है कि आपकी बात बिल्कुल बजा है। किडनीज हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं तो उनकी रिमूवल में जो है वो किडनी का रोल होता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये किडनी की सफाई इस तरह नहीं है कि मतलब ये किडनी के वो करते हैं। ये ओवरऑल हमारी बॉडी में क्या करता है, ये उसका ओवरऑल फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। स्पेसिफिकली सिर्फ किडनीज पे नहीं होता, ये जहाँ कहीं पे भी हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो उनको जहाँ पे भी किसी ब्लड वेसल में या किसी और भी ऑर्गन में इनको कोई टॉक्सिन, कोई फ्री रेडिकल, कोई ऐसी चीज मतलब जिसके खिलाफ ये इफेक्टिव है वो चीज नजर आए, तो ये उसको स्कैवेंज करके उसको किल करके लेके जाती है किडनी की तरफ। ठीक है, अब किडनी किस चीज को किल करेगी, किस चीज को डिटॉक्सिफाई करेगी, उस चीज को जो किडनी को पहुंचेगा। तो ये क्या करता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, हमारी ब्लड में जहाँ कहीं भी इनको कोई टॉक्सिन्स, कोई फ्री रेडिकल्स नजर आते हैं, ये उसको स्कैवेंज करके किल करके हमारी किडनी की तरफ लेके जाते हैं, और फिर आगे जो है वो किडनी उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। दूसरा पॉइंट जो आपका था किडनी स्टोन्स के हवाले से, तो आई एम सॉरी टू से कि ऐसी कोई स्टडीज एस्टेब्लिश नहीं है जिस पे हम ये क्लेम कर सकें कि हमारे जो कैप्सूल्स हैं ये किडनी स्टोन्स को खत्म करते हैं, या इसका जो है वो इसके किडनी स्टोन्स के ऊपर इसका कोई जो है वो एस्टेब्लिश स्टडीज नहीं है। एस्टेब्लिश स्टडीज हम उसको कहते हैं जिसपे बाकायदा रिसर्च हो गई होती है, रिसर्च के थ्रू, तहकीक के थ्रू ये बात कंफर्म हो गई होती है कि हाँ ये चीज इस तरह है। तो आई एम सॉरी टू से दैट ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है वो इनकी कोई एस्टेब्लिश स्टडीज नहीं है इस हवाले से, ग्रेप जो किडनी स्टोन्स के हवाले से। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम, के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सजेशन, कोई क्वेरी? नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करें इस सेशन को। सर लिवर जो फैटी हो जाता है, और लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस बनाना शुरू कर देता है और क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात ये एंटीऑक्सीडेंट भी है ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, तो हम लिवर फैटी पेशेंट को या सब हेल्थ पर्सन को ये दे सकते हैं? देखिए उसमें आपने हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं ना कि फैटी लीवर जो है वो उसने किस हद तक उसका फंक्शन कमजोर हो गया है, उसका फंक्शन वीक हो गया है। अब अगर थोड़ा बहुत अपना वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हम देखें किडनीज का क्या, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये चीजों को डिटॉक्सिफाई करके हमारे लिवर तक पहुंचाता है। अब ये चीजों को डिटॉक्सिफाई तो कर रहा है, वहां पे जाके लिवर तक पहुंचा तो रहा है, लेकिन आगे से लिवर इतना वीक हो गया है, इतना फैटी हो गया कि वो बिल्कुल 0% काम कर रहा है। तो फिर ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो तो आगे से डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड से तो कर रहा होता है, ये फ्री रेडिकल्स को जो है वो किल तो कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद ये लेके जाएगा किडनी लिवर की तरफ। अब लिवर आगे काम नहीं कर रहा, वो जो है वो फैटी हुआ हुआ है, या कोई और लिवर की बीमारी है, ठीक है, लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, ये जो भी है, जिसमें लीवर का फंक्शन, जिगर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो हम इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इससे जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस फिर हो सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस सेशन में काफ़ी सीनियर्स जो है वो मौजूद है, तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेनिंग के हवाले से अपना फीडबैक हमें लाजमी सेंड किया करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है।
तो आप भी खुद भी और अपनी टीम्स को भी काइंडली इस तरह के सेशंस में लाजमी ऐड करवाएं, ताकि एक तो हमारी सेशन की स्ट्रेंथ बढ़े, दूसरा हम इसको और इंशाल्लाह फ्यूचर में इनोवेटिव बनाएंगे। हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि इसी को ऑनलाइन सेल्स सेशन में भी कन्वर्ट किया जाए, जिसमें आप किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को लेके आए इस सेशन में और वो प्रोडक्ट की डिटेल लेके अगर इंटरेस्ट शो करे तो हम कोशिश करेंगे कि ऑन द स्पॉट वो सेल्स को इस तरह की फैसिलिटी हम बनाएं आप लोगों के लिए कि ऑन द स्पॉट आपकी सेल्स का ऑर्डर भी उसी टाइम जनरेट हो और हम इसी तरीके से वो प्रोडक्ट आपको डिस्पैच कर सकें। तो वक्तन फवक्तन आप इंशाल्लाह हमारा ये सेशन आगे इम्प्रूव करता जाएगा। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दे दीजिए। जी जरूर फिदा भाई। अच्छा फिदा भाई, आवाज का कुछ करें, क्योंकि आवाज ना नॉर्मली हमारे बाकी सेशन में आवाज ठीक होती है, लेकिन ये वाला जो G8 वाला सेशन है ना, इसमें आवाज बहुत स्लो होती है। अच्छा सुन तो ले पहले, बाकी जो सेशंस है उसमें सारे लीडर्स यूज कर रहे हैं अपना मोबाइल फोन, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसमें ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं एक तो ये होती हैं, साथ में हमने एक्सटर्नल कैमरा भी एक अटैच करना होता है। हम कोशिश करेंगे इसको मजीद बेहतर बनाने की, जैसे कोई एक्सटर्नल माइक यूज कर लिया। अभी आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज ठीक आ रही है, लेकिन हम ना यानी सर बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा मतलब आवाज ना, हाँ यही रीजन है। हम फिर नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन मेरी आवाज आई थिंक सही आ रही होगी आपको। हाँ आपकी ठीक आ रही है, आपकी ठीक आ रही है फिदा भाई, आपकी आवाज कम आ रही है और मुनीर भाई की भी कम आती है। हम फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको मोबाइल पे कन्वर्ट कर देते हैं। पता है होता है क्या फिदा भाई, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना तो लोग फिर हेजिटेट करते हैं, कहते हैं जी आवाज ही नहीं आ रही, फिर वो निकल जाते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नई ट्रेनिंग में, तो तब के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।